इस वक्त हम मौजूद हैं सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व चेयरमैन जनाब अरशद जमाल साहब के सामने और आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज भाजपा ने अपने पत्ते खोले हैं और हरिनारायण राजभर को यहां से प्रत्याशी घोषित किया है। हम उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, इसको किस उससे देखते हैं। चेयरमैन साहब, PLN न्यूज में आपका स्वागत है और ये बताइए कि हरिनारायण राजभर को आज भाजपा ने घोषित किया प्रत्याशी, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कितना आसान लगता है? क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो हमारा काम ही बीजेपी ने बहुत ही आसान कर दिया ना। और जब हरिनारायण राजभर का नाम आया तो मैं सोचने लगा कि शायद इनके पास कैंडिडेट का आकार है। जाहिर सी बात है, कोई कैंडिडेट नहीं मिला है तभी इनको कैंडिडेट बनाया, क्योंकि उनको तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं, जो नेता हैं, कोई भी उनको पसंद नहीं करता। क्योंकि 5 साल का जो समय उनका बीता है, उनकी केंद्र में सरकार थी, उनकी यूपी में सरकार थी और वो खुद सांसद से चाहते तो बहुत कुछ करा सकते थे, मगर काम करना तो छोड़ दीजिए। मेरी गारंटी है कि आप शहर में घूम के 100 लोगों से पूछ लीजिए कि आपने कभी यहाँ के सांसद हरिनारायण राजभर जी को देखा है, तो शायद 99 लोग कह देंगे कि नहीं देखा, और 90 लोग कह देंगे कि उनको नाम अगर पूछेंगे कौन सांसद है, शायद 100 में 90-95 लोग कह देंगे कि हमको नहीं पता है क्या नाम है यहाँ के सांसद का। तो जो आदमी अपनी दुनिया में गुम था 5 साल तक, उसको टिकट दे दिया, तो इस पे अचरज है। लेकिन फिर ये बात समझ में आती है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने उसी पिटे हुए मोहरे को दोबारा उम्मीदवार बना दिया। जी, आपने हमारे सवाल को बहरहाल बहुत हल्का कर दिया, इसलिए कि ये चीजें पहले भी सामने आ रही थी। जैसा कि भाजपा के सूत्र बता रहे थे कि हरिनारायण राजभर, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, इस तरह के लोगों के टिकट काटे जाएंगे जी, जो बिल्कुल डिफिनिट दिख रहा था। और आखिर वक्त में जब कोई वो नहीं बचा तो आज इनके नाम का ऐलान किया जाना और उसके बाद इन्हें प्रत्याशी बनाना, क्या ये भाजपा की हताशा आपको नहीं दिखती इसमें? देखिए, भाजपा की हताशा तो है ही है, लेकिन ये इनको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ का उम्मीदवार जीतेगा या हारेगा। वो जानते हैं कि यहाँ किसी को भी वो टिकट देंगे उसे हारना ही है। गठबंधन के मुकाबले में बीजेपी किसी को भी टिकट देगी उसे हारना ही है। जब हारना ही है तो कुछ खेल क्यों न हो जाए, ये है मामला बीजेपी का। खेल क्या है? ओम प्रकाश राजभर जो इनके एलाइज थे, उनसे तालमेल इनका बैठा नहीं। 2 साल से वो हुकूमत में रहते भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते रहे और उनका तालमेल इस लोकसभा में नहीं बैठा, चूंकि इन लोगों के अंदर वफादारी का मिजाज नहीं है, उनको किनारे लगा दिया। तो अब ये सोचते हैं कि किसी राजभर को ही उम्मीदवार बना दिया जाए ताकि कम से कम ओम प्रकाश राजभर को जो नुकसान करना है उस नुकसान की कुछ भरपाई हो सके, कुछ तलाफी हो सके। इसलिए एक राजभर को लेकर रस्मी तौर से उतार दिया है और इनकी जमानत जब्त होना निश्चित है। तो यानी इनकी उम्मीदवारी को गठबंधन अपनी मजीद कामयाबी की शक्ल में देख रहा है, शगुन मानते हैं। तो शगुन मानते हैं इसको कि ये हार की अलामत है, और ये अलामत है इस बात की भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही हार तस्लीम कर ली है, इसलिए एक पिटे हुए मोहरे को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। और ये अच्छा है, इससे हम लोगों को और भी कई फायदे नजर आ रहे हैं। जैसे अब हम लोगों को हमारा उम्मीदवार बहुत ही बेहतरीन आदमी है, बहुत ही समझदार, पढ़ा लिखा, और बात आप करेंगे तो आपको लगेगा कि किसी अच्छे नेता से आप बात कर रहे हैं। उनका इतिहास रहा है अच्छा, वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको पैसे की कोई लालच नहीं है कि वो अपना घर सीधा करने का प्रयास करेंगे। उनके पास सब कुछ है, वो जनता की सेवा करना चाहते हैं और इसीलिए वो राजनीति में आए हैं। तो अब जो अपर कास्ट का जो मतदाता है ना, वो बहुत समझदार होता है, वो वोट हमेशा सोच समझ के देता है। और अब अपर कास्ट के मतदाताओं के पास भी जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दे दिया है, तो अब उसके पास एक विकल्प मौजूद है कि क्यों न किसी अच्छे उम्मीदवार को ही वोट देकर हम इसी को कामयाब बनावें जो इस क्षेत्र का कुछ विकास कर सकता हो। तो हम ये आशा करते हैं कि अब जितने अपर कास्ट के मतदाता हैं, जिनकी बड़ी संख्या है, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, पंडित हैं, भूमियार हैं, इन लोगों का वोट बड़ी संख्या में हमारे घोसी लोकसभा में है। और हम आशा करते हैं कि वो सारे के सारे लोग जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री अतुल राय जी, उनके साथ अब ये मतदाता भी जुड़ेंगे और एक बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। आप समझ लीजिए कि बगल में हमारे आजमगढ़ है, वहां से अखिलेश यादव जी के बाद अगर पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत कोई होगी तो वो श्री अतुल राय जी की जीत होगी। चेतन साहब, एक चीज आपसे एक सवाल और आप करना चाहेंगे कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि आतंकवादी उसमें जेल में रही और उसके बाद जेल से बाहर आई बरी होकर के, जिस तरह से भी आई, और उसका ये बयान आना
कि हेमंत करकरे की शहादत पे उसका बयान, फिर उसके बाद ये बाबरी मस्जिद की शहादत पे ये कहना कि हमने गिराया है। क्या आपको ये नहीं लगता कि कानून की धज्जियां इस तरीके से भाजपा उड़ा रही है, इसके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो साध्वी प्रज्ञा को प्रत्याशी बनाया, यही बहुत शर्मनाक है। जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं और देश हित की बात करते हैं और टिकट देते हैं ऐसे लोगों को जो आतंकवाद के जुर्म में 7 साल जेल में रह गए हों और बीमारी के नाम पे उन्हें कोर्ट ने उन्हें जमानत दी हो, ऐसे लोगों को टिकट देकर आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या पैगाम देना चाहती है, मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आती। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा है उसकी आवाज है साध्वी प्रज्ञा। मैं ये मानता हूं कि साध्वी प्रज्ञा ने जो कुछ भी बोला है, चाहे वो बाबरी मस्जिद के मामले में या राम मंदिर के मामले में जो कुछ बोला उन्होंने, या हेमंत करकरे के बारे में जो कुछ भी बोला, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही उन्होंने बात की है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो भारतीय जनता पार्टी उनके दोनों बयानों को कंडम करती, मगर उन्होंने दोनों बयानों को कंडम नहीं किया है। वो खामोशी से तमाशाई बने हुए, इसलिए हम ये मानते हैं कि दोनों बयान उनके इशारे पे दिए जा रहे हैं। आप बताइए कि जो पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बनती है, वो पार्टी की एक ऐसी नेता जिसको आपने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, वो एटीएस के चीफ शहीद करकरे को कहती है कि वो मारा गया, बड़ी खुशी की बात है और उसे मेरी बद्दुआ लग गई और मेरा पाप लग गया। तो ये तो शहीद होने वाले जो हमारे जवान हैं उनका अपमान है ना। आप एक बार तो कहते हो कि हम जो शहीद होने वाले लोग हैं उनको बहुत सम्मान देते हैं, तो ये सम्मान तो हुआ नहीं कि जो शहीद हो गए और उन्हें जिन लोगों को देश की सरकार ने बहुत बड़े बड़े सम्मान दिए और पुरस्कार दिए उनके मरने के बाद, उनको आप कह रहे हो कि वो अपने अंजाम को पहुंचा और हमारी बद्दुआ लग गई, हमारा पाप लग गया। दूसरी तरफ एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि जो कोर्ट का निर्णय होगा उस निर्णय के एतबार से ही राम मंदिर या बाबरी मस्जिद का जो विवाद है, विवाद को हल होना चाहिए। और आपके जो लोकसभा के प्रत्याशी है वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने में या शहीद करने में मैं भी मौके पर मौजूद थी और मैंने भी हथौड़ा चलाया। उनके इस बयान को खुद एतराफ जुर्म मानते हुए न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग को इनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मगर चूंकि निर्वाचन आयोग भी किसी न कहीं दबाव में है और कहीं न कहीं इशारे पे काम कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ईमानदारी के साथ काम कर रही है, तो उसको भी दबाव में लेने की कोशिश की गई। बहुत गोगोई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बहुत ही ईमानदार आदमी और बहुत ही बोल्ड और बहुत इंसाफ पसंद व्यक्ति हैं। उनके ऊपर आज तक किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा उनकी 20 साल की लाइफ में, और जब कोई चार्ज नहीं मिला है तो उनके पास एक महिला के यौन शोषण का आरोप लगा दिया गया एक महिला के द्वारा। और आप खुद देखिए कि वो खुद कह रहे हैं कि न्यायपालिका की आजादी खतरे में है। जिस मुल्क का चीफ जस्टिस कह रहा हो कि न्यायपालिका की आजादी खतरे में है, डूब मरने का मकाम है इस मुल्क के जो मुखिया लोग हैं, जो देख रेख करने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको शर्म से डूब मरने का मकाम है कि जिस मुल्क के चीफ जस्टिस को यह कहना पड़े कि न्यायालय का सम्मान खतरे में है, वहां किसी आम व्यक्ति को कभी इंसाफ मिलने की कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे हालात में जब एक आईएएस प्रधानमंत्री के काफिले की अगर तलाशी लेता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। किसके इशारे पे हो रहा है? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे खेल हो रहा है कि आपको अगर इस मुल्क में रहना है और अपनी कुर्सी पर रहना है और आपको अपने अधिकारों का साथ रहना है तो हमारा जिंदाबाद बोलना पड़ेगा और हमारे इशारे पे आपको काम करना पड़ेगा। यानी इस देश में इस वक्त जो सरकार है और सरकार के जो काम करने का तरीका है, इसने बिल्कुल खुल्ला इस तरह का एक नाच शुरू कर दिया है जिससे लगता है कि लोकतंत्र बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और इन्हीं के एक नेता ने कुछ दिनों पहले कहा था कि आने वाले दिनों में चुनाव नहीं होगा, तो हमें भी ये बात लगती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनती है तो ये चुनाव नहीं कराएंगे। आपको याद होगा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमित शाह हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि 50 साल तक हम बने रहेंगे। 50 साल तक क्यों बने रहेंगे? कैसे आपको बताया 50 साल तक आप बने रहेंगे? इसका मतलब है कि उनके मन में ये बात है कि अगर एक बार सरकार बन जाती है तो हम संविधान में संशोधन करके ऐसी प्रक्रिया ले आएंगे कि फिर हमको चुनाव कराने की आवश्यकता ही ना हो और लोकतंत्र का गला घोंट के यहाँ फिर लोकशाही के तर्ज पर हम हुकूमत करेंगे और यहाँ अपना राज कायम करेंगे। मगर ये जनता यहाँ की सब कुछ जानती है। 2019 का चुनाव सामने है, मीडिया को आपने गुलाम बना लिया, मगर सोशल मीडिया जिंदाबाद है। सोशल मीडिया न होती तो ये टीवी चैनल और दूसरे जो तमाम मीडिया के घराने, बड़े बड़े घरानों ने उन्हें खरीद लिया, जर खरीद गुलाम बना लिया।
और मीडिया को जिस ईमानदारी चौथा स्तंभ है, देश के नियम का चौथा स्तंभ है, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि जो बात सच है, समाज में जो कुछ हो रहा है, समाज में जो कुछ आप देख रहे हैं, उन सच्चाइयों को जनता के सामने रखें और जो कुर्सी पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अगर गलती करते हैं तो उनका मुहासबा हो और जनता के सामने आवे। मगर इन जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी क्रश कर दिया है सरकार ने। सरकार के काम करने का जो तरीका है, मीडिया कर्मियों को आजादी, मीडिया कर्मियों की आजादी खत्म हो गई। आप देखिए प्रसून वाजपेयी को, पहले वो दस्तक में काम करते थे, आज तक में, मगर सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया तो मजबूर किया गया कि इस चैनल को बंद कर देंगे, अगर आपने उसको नहीं हटाया तो चैनल वाले को मजबूरन बंद करना पड़ा। फिर वो आए आपके एबीपी न्यूज पर, वो एक कार्यक्रम लेके वहां से भी मास्टर स्ट्रोक लेके आए, वहां से ऊपर भी खड़ाई हुई, वहां से उनको हटना पड़ा। फिर उसके बाद सूर्या चैनल पे आए, सूर्या चैनल पे जय हिंद लेके आए। मगर जो आदमी ईमानदार है और देश के लिए कुछ करना चाहता है और सच्चाई को उजागर करना चाहता है तो उनका गला इन्हें दबाना है, वहां से भी हटना पड़ा वो पूर्व प्रसून वाजपेयी को। और ऐसे ऐसे पत्रकार जो इस पत्रकारिता में इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, ऐसे लोगों की आवाज बंद किया जा रहा है तो लोकतंत्र खतरे में है। और ये पत्रकारों को भी समझना पड़ेगा और इस मुल्क में रहने वाले जो तमाम नागरिक हैं, चाहे वो एडुकेट हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, सभी लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा और सबक सिखाना पड़ेगा। PLN न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।